एटीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे 10वीं क्लास के विद्यार्थी से, जिसमें लेसन शुरू कर रखा था हमने प्रकाश। प्रकाश के अंदर कुछ बातें कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो तक हमने प्रकाश के परावर्तन के प्रकार और प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियमों को देख चुके हैं। इसके अलावा हमने वहां पर एक दर्पण को पढ़ लिया है। वो दर्पण था समतल दर्पण, और समतल दर्पण के अंदर आपने पढ़ा कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, और जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम शुरू कर रहे हैं दूसरे प्रकार के दर्पण, जिनको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। इनको क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण जो होते हैं ये समतल दर्पण से थोड़े अलग होते हैं। अलग क्या है कि इनकी जो परावर्तक सतह होती है, गोलीय दर्पणों की परावर्तक जो सतह है उसका समतल दर्पण की तुलना में अंतर पाया जाता है। कैसे कि कोई भी जो गोलीय दर्पण है इसकी परावर्तक पृष्ठ अलग है, तो मतलब उसमें दिखाई देने वाले जो प्रतिबिंब है वो अलग होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में थोड़े अलग होते हैं, या तो वो बड़े दिखाई देते हैं या छोटे दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर एक हमने गोला ले रखा है। ये गोला ऐसा मानिए पारदर्शी कांच का गोला है। इस गोले को हमने इस तरह से काटा, तो ये गोले का कटा हुआ भाग हो गया। ये गोले का कटा हुआ भाग हो गया। अब इस कटे हुए भाग पर हमने परावर्तक पॉलिश कर दिया। परावर्तक पॉलिश कर दिया तो ये क्या बन जाएगा भाई? दर्पण बन जाएगा। मैंने कहा कि ये गोले का कटा हुआ भाग है, और इस कटे हुए भाग के एक सिरे पर जब हम परावर्तक पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? दर्पण। अब ये जो दर्पण बना है गोले का कटा हुआ भाग है, मैंने कहा कि इसके अंदर की ओर हमने क्या किया है? परावर्तक पॉलिश। जब यहाँ अंदर की ओर परावर्तक पॉलिश करेंगे, परावर्तक पॉलिश करते हैं तो इसका ये उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ की तरह। यदि हम कहें कि यहाँ पर हम जो है उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश करते हैं, यहाँ पर पॉलिश कौन से भाग पर कर रहे हैं हम? उभरे हुए भाग पर। तो ये हो गया इसका उभरा हुआ भाग, जिस पर हमने क्या किया है? परावर्तक पॉलिश। तो इसका कौन सा भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा? तो इसका ये वाला जो भाग है ये काम करेगा किसकी तरह? परावर्तक पृष्ठ की तरह। कौन सा? उभरा हुआ या धसा हुआ? धसा हुआ भाग, अंदर की ओर जो वक्रित भाग है ये किसकी तरह काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा। तो ये किसके उदाहरण हो गए? गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण होते क्या है? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ये गोलीय दर्पण कितनी तरह के हो जाएंगे? दो तरह के। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के हो जाएंगे। दो प्रकार कौन कौन से हैं? हाँ, तो ये दो प्रकार है भाइयों। पहला प्रकार है उत्तल दर्पण, और दूसरा प्रकार है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार? दो। एक तो हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। देखते हैं यहीं पर, यदि इसकी बात करें तो इसका अंदर की ओर का जो भाग है इस पर परावर्तक पॉलिश किया है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया? उभरा हुआ। जैसे आपने चम्मच देखा है, चम्मच के अंदर दो पृष्ठ होते हैं। यदि आप उसको ऐसे पकड़ोगे तो जो अंदर की ओर धसा हुआ भाग है तो वो परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। अंदर की ओर धसा हुआ भाग, तो एक तरह से जो गड्ढा वाला भाग है वो किसकी तरह काम कर रहा है?
ये अवतल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? अवतल की तरह। यदि हम उसको उल्टा करके देखें तो जो उभरी हुई सतह होती है, उभरी हुई सतह जो चम्मच की, वो किसकी तरह काम करती है? उत्तल दर्पण की तरह। तो दर्पण कितने तरह के? दो। यहाँ पर ये सतह कौन सी है? उभरी हुई। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये दर्पण कौन सा है? तो ये दर्पण है उत्तल दर्पण। ये दर्पण है कौन सा? उत्तल। यहाँ पर जो सतह है अंदर धसी हुई किसकी तरह काम कर रही है? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ अवतल दर्पण। प्रकार कितने हुए? दो। एक तो उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करती है, कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उभरी हुई सतह किसकी तरह काम करे? परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करे, वो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। तो इसके ठीक विपरीत जिसकी अंदर की ओर वक्रित या अंदर की ओर धसी हुई सतह किसकी तरह काम करती है? दर्पण परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। यहाँ पर ये पॉलिश जो किए हैं, ये पॉलिश किसकी होती है? ये होती है एजी या फिर एएल। यहाँ एजी का मतलब होता है सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं, और यहाँ एएल जो है ये होता है एल्यूमिनियम। ये हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसके अंदर पढ़ते हैं। एजी का मतलब तो क्या है? चांदी जिसको बोलते हैं सिल्वर, और एएल जो है इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम। तो यहाँ इनकी जो है पॉलिश की जाती है, और ये पॉलिश के ऊपर भी अलग से कलर कर दिया जाता है। तो ये दर्पण हो गए कितनी तरह के? दो तरह के। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, तो ये क्या है? यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ है, तो ये यहाँ पर क्या कर रखी है? पॉलिश। ये हो गई इसकी पॉलिश सतह। ये पॉलिश सतह है, ये परावर्तक पृष्ठ है, और ये परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? यहाँ पर उभरा हुआ। तो अंदर की ओर क्या कर रखी है? पॉलिश। तो ऐसे ही गोलीय दर्पण, ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है, इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया? ऐसे गोलीय दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। उन्हें बाहर की ओर, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये जो उत्तल दर्पण है, इसी को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। क्यों कहते हैं? देखिए, हमने आपको बताया कि जब प्रकाश जो है किसी भी वस्तु पर या दर्पण पर आपतित होता है, तो प्रकाश एक पुंज के रूप में आपतित होता है। तो ये प्रकाश किरण है, एक अकेली किरण ना होकर के क्या है? किरणों का समूह। और किरणों का समूह क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। ये सब एक दूसरे के कैसी हैं? समांतर। यहाँ जो होता है, ये दर्पण का जो केंद्र है, परावर्तक सतह है, उसका जो केंद्र है, इसको कहते हैं ध्रुव, जिसको हम O से P से व्यक्त करते हैं। यहाँ ये P से जो सीधी रेखा गुजरती है, इस सीधी रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष।
और सभी प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। इसको बोल दिया मुख्य अक्ष और इसके समांतर सभी क्या जा रही है, प्रकाश किरणें। तो मुख्य अक्ष जो है ये इसके लंबवत है, इसलिए ये किरण तो वापस यहीं से लौट आती है। आगे क्या कर रखा है, परावर्तक पॉलिश कर रखा है, तो ये क्या प्रकाश किरण पार गुजर जाएगी? नहीं। अब ये नहीं गुजरेगी तो क्या होगा, ये टकरा कर वापस आती है। और टकरा कर वापस आना मैंने आपको बताया था क्या होता है, परावर्तन। तो यहाँ से ये किरण जाती है, ये इसके लंबवत है, इसीलिए ये वापस लौट आती है। बाकी ये लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है तो ऐसे ही ये प्रकाश किरण जाएगी, टकरा कर अपनी दिशा को बदल देगी, इस दिशा में निकल जाएगी। इसी तरह से ये भी दिशा को बदल देगी, इस तरह से निकल जाएगी। जितनी किरणें आएंगी वो टकरा कर वापिस लौट जाती हैं। अब ये जो प्रकाश किरणें हैं वापिस लौटती हैं तो ये बिखर जाती हैं, वापिस लौटेंगी टकरा कर तो ये क्या होगी, बिखर जाएंगी। और ये बिखरी हुई किरणें ऐसा लगता है कि ये जो है टकरा कर वापस नहीं आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं अंदर दर्पण के अंदर से आती है। तो यदि इन किरणों को आगे बढ़ाया जाए तो ये प्रकाश किरणें जो थी ये दर्पण के अंदर यानी दर्पण के पीछे की ओर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हुई है उसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। अब ये जो प्रतीत हुई है ये वास्तविक में यहाँ पर मिली है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है? यहाँ पर ये किरणें जो है मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जहाँ वास्तव में किरणें नहीं गई, किरणों को जो है दर्पण ने परावर्तन के पश्चात यहाँ पर बिखेर दिया है। जब समांतर आपतित प्रकाश किरणें थी और उस प्रकाश किरणों को यहाँ दर्पण ने क्या किया है, बिखेर दिया है। और बिखेरना ही क्या कहलाता है, अपसारित करना। और ऐसा दर्पण जो बिखेरता है प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारित दर्पण। तो उत्तर दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती हैं। अपसारित का मतलब बिखर जाती हैं या फैल जाती हैं, इसीलिए उत्तर दर्पण को किसके नाम से जानते हैं, उत्तर दर्पण को अपसारित दर्पण के नाम से भी जानते हैं। क्या होते हैं ऐसे गोलीय दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। मान लिया ये गोलीय दर्पण, ये इसकी परावर्तक पृष्ठ, ये जो है परावर्तक पॉलिश किए हैं तो ये क्या होगी, इसकी परावर्तक पृष्ठ होगी। परावर्तक पृष्ठ कहाँ की ओर वक्रित है, अंदर की ओर। और जिनकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है उनको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो ऐसे गोलीय दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, अभिसारी दर्पण के नाम से। अभिसारी दर्पण क्यों कहा, हाँ भाई यही था अवतल दर्पण, उसका उपयोग हम यहाँ कर रहे हैं। अवतल दर्पण है ये, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी परावर्तक पॉलिश यानी पॉलिश सतह बोल देंगे इसको पॉलिश सतह बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ये एक पूरा की पूरा दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु कौन सा होगा, ये दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र बिंदु कौन सा होगा, ये होगा। इस बिंदु को बोला जाता है ध्रुव, जिसको पी से व्यक्त करते हैं, बोला जाता है ध्रुव पोलर, जिसको व्यक्त करते हैं पी से। परिभाषा लिखाएंगे अभी। मैंने
कहा कि ये एक गोले का कटा हुआ भाग था कुछ ऐसे, तो गोले का केंद्रक कहाँ होगा? अंदर की ओर। इसीलिए ये एक गोला हो यदि, तो गोले का केंद्र कहाँ होगा? अंदर की ओर। ये अंदर की ओर जो केंद्रक है, इस केंद्रक तथा P जो ध्रुव है, इसको एक सीधी रेखा मिलाती है। इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो गई है क्या? मुख्य अक्ष। मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है। प्रकाश जो है किसके रूप में आपतित होगा? पुंज के रूप में। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये किसके समांतर आ रही है? मुख्य अक्ष के। तो ये हो गया प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज किस पर आपतित हो रहा है? इस दर्पण पर। जब प्रकाश किरण पुंज इस दर्पण पर आपतित होगा, तो यहाँ लिख देते हैं ये क्या है? समांतर आपतित प्रकाश। प्रकाश पुंज है समांतर आपतित प्रकाश। समांतर आपतित प्रकाश है जो किस पर आपतित हो रहा है? दर्पण पर। दर्पण कौन सा लिया है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर जब ये प्रकाश किरण आपतित होती हैं, तो अवतल दर्पण पर क्या हो रही थी? परावर्तक पॉलिश। परावर्तक पॉलिश क्या करती है? जो प्रकाश किरण आ रही है उनको वापिस से भेज देती है। जैसे ही प्रकाश किरण उस पर टकराती हैं, तो टकरा कर कहां चली जाएंगी? वापिस जिस दिशा से आई है किसी एक दूसरी निश्चित दिशा में चली जाती है। जैसे ही ये प्रकाश किरण इस पर आपतित होती हैं, तो टकरा कर किसी निश्चित दिशा में चली जाती हैं। ये प्रकाश किरण मान लीजिए कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद ये प्रकाश किरण इस तरह से निकली। ये प्रकाश किरण टकरा कर कुछ इस तरह से निकल गई। जब ये प्रकाश किरण टकराकर वापस जाती हैं, तो इस मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर मिलती है। सभी प्रकाश किरण टकराकर जब जाती हैं, लौट कर जाती हैं, उस समय किसी एक बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं। तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को बोला जाता है मुख्य फोकस। तो जिस बिंदु पर मिली हैं, उस बिंदु का नाम क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस पर एक बिंदु पर मिलती है, इसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस होगा कहां पर? तो ये जो मुख्य फोकस है, ये होता है किस पर? मुख्य अक्ष पर। सभी समांतर आ रही थी प्रकाश किरण, इससे टकराई मतलब परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद ये प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर मिली है, एक बिंदु पर केंद्रित हुई है, और एक बिंदु पर केंद्रित होना ही क्या कहलाता है? अपसारित होना। और ये जब एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, यानी अपसारित नहीं, अभिसारित होना। एक बिंदु पर केंद्रित होने का मतलब है अभिसारित होना। तो ये एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, इसीलिए इस दर्पण को क्या बोल दिया जाता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों बोला? कि समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। केंद्रित होना मतलब अभिसारित होना। इसीलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। देखिए, यह दर्पण समांतर आपतित किरण पुंज को परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे की ओर नहीं, दर्पण के कहां है? सामने। दर्पण के सामने एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण में कहा जाता है। पूछा जाए अभिसारी दर्पण कहते हैं किसको? अवतल दर्पण को। यदि ऐसे नाम पूछ करके पूछ लिया जाए अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दर्पण समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद दर्पण के सामने एक बिंदु पर केंद्रित कर
देता है। और एक बिंदु पर केंद्रित करने का मतलब क्या है? एक बिंदु पर केंद्रित करने का मतलब है अभिसारित करना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसके आगे हम कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं जो इन दर्पणों में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिभाषाएं कौन कौन सी है देखते हैं। एक बात इसमें ही ध्यान दें, मैंने कहा कि ये एक दर्पण था। दर्पण यहाँ देखिए, ये मान लिया जाए एक दर्पण था जो एक गोले का। ये दर्पण कौन सा मान लिया यहाँ पर? गोलीय दर्पण कौन सा मान लेते हैं हम? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इस गोले का कटा हुआ भाग मान लिया जाए। दर्पण कहां से कहां तक है? दर्पण वहां से है, जहां से लेकर यहां तक है जहां तक पॉलिश हो रही है। पॉलिश कहां हो रही है? इसकी उभरी हुई सतह की। तो अंदर वाली सतह क्या हो गई? इसकी परावर्तन। तो जिसकी अंदर वाली सतह परावर्तक होती है उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको यहाँ कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हो जाता है केंद्र। कोई भी दर्पण हो, उस दर्पण का ये क्या हो जाता है? केंद्र। इस दर्पण को का जो केंद्र है इसको बोला जाता है ध्रुव। और ध्रुव को किससे व्यक्त करते हैं? P से। यहाँ वही बोला है हमने, ये जो ध्रुव है इसको किससे व्यक्त किया है हमने? P से। अब देखिए, इस गोले का कटा हुआ भाग मान लिया तो इस गोले का कहीं ना कहीं कोई केंद्र हो। अब गोले का केंद्र कहाँ है? मान लिया जाए इस वाली जगह पर इस गोले का केंद्रक है। जब गोले का केंद्रक इस जगह है तो आपको मैथ में ऐसी कुछ संरचना देखी होगी। आपने कोई एक गोला है और गोले का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? केंद्रक। तो मैथ के अंदर तो उसको बोला जाता है केंद्रक। और यदि इसको दर्पण के अंदर काम लें तो ये गोला कैसा लिया था? खोखला गोला। और खोखला गोला कैसा है? पारदर्शी कांच का। तो जिससे ये दर्पण बना हुआ है, ये दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का जो केंद्र होता है उस केंद्र को बोला जाता है वक्रता केंद्र। उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये जो वक्रता केंद्र होता है इस केंद्र को इस C से व्यक्त करते हैं, कैपिटल C से व्यक्त किया जाता है वक्रता केंद्र। तो यहां पर इसको वक्रता केंद्र बोलिए। अगला, यहां वक्रता केंद्र हो गया C और ये हो गया है ध्रुव P। तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव P आपने गोले आवर्त के अंदर पढ़ा होगा कि मान लिया जाए ये तो है एक परिधि, ये है इसका केंद्र। परिधि पर कोई बिंदु है P, हम कहें इसका केंद्रक C और P के बीच कोई दूरी होती है। C तथा P के बीच क्या होती है? दूरी। ये C और P के बीच जो दूरी है इसको वहां बोलते हैं त्रिज्या। लेकिन यहाँ ये C क्या माना है हमने? वक्रता केंद्र। यहाँ P क्या माना है? ध्रुव। पोलर जो होता है इसको हमने क्या माना है यहाँ पर? ध्रुव। तो C तथा P के बीच की दूरी, C तथा P के बीच की दूरी वहां क्या कहलाती है? त्रिज्या। मैथ के अंदर क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। व्यक्त किससे करते हैं? तो व्यक्त करते हैं इसको कैपिटल R से। C तथा P के जो बीच की दूरी है इसको व्यक्त कर दिया किससे? कैपिटल R से। देखिए, अब इसी को यहाँ पर देखें तो ये दर्पण का ये बिंदु हो गया P और ये बिंदु कौन सा हो गया? तो ये बिंदु हो गया कौन सा? C। और C बिंदु और P बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोला है? इसको बोला है वक्रता त्रिज्या। C मतलब वक्रता केंद्र, P मतलब ध्रुव। C और P के मध्य की दूरी को क्या बोला? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या ये जो है दर्पण के सामने है। वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के सामने। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण का जब हमने चित्र देखा था तो उसके अंदर जो बिंदु था वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहां थी?
दर्पण के पीछे की ओर। ध्रुव P, ध्रुव जो है इसको व्यक्त किया जाता है P से। ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो होता है ध्रुव कहलाता है। जैसे यहां देखिए, ये मान लिया एक दर्पण है, दर्पण है तो ये दर्पण किसका भाग है, इस गोले का। ये दर्पण का क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ, और ये परावर्तक पृष्ठ है तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ध्रुव। ये जो केंद्र हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, जिसको व्यक्त करते हैं P से। ऐसे ही हम कहें ये दर्पण है, दर्पण कौन सा दर्पण हो गया है, उत्तल या अवतल, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है तो ये इस गोले का कटा हुआ भाग। उत्तल दर्पण की ये परावर्तक पृष्ठ हो गई, तो परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, जिसको किससे व्यक्त करेंगे, P से। अगला देखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे व्यक्त करते हैं, C से। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ये मान लिया जाए क्या था, गोलीय दर्पण, और ये गोलीय दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मैंने कहा कि ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का कौन सा पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ। हम मान लें कि ये परावर्तक पृष्ठ जो है इस गोले का कटा हुआ भाग, तो इस गोले का कोई क्या होगा, केंद्र होगा, और इस गोले का केंद्र जो होगा उस केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसको, वक्रता केंद्र। इसी तरह से ये गोला है तो ये इसका, तो ये क्या है, दर्पण, और ये क्या हो जाएगा, इस गोले का कटा हुआ भाग। जब ये इस गोले का कटा हुआ भाग है तो इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। व्यक्त किससे करेंगे, C से। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अगला देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे थे, जैसे किसी गोले की त्रिज्या है तो उसको त्रिज्या बोला जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होती है, उसके केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका केंद्र, और ये हो गई इसकी परिधि पर कोई बिंदु। तो वक्रता केंद्र से परिधि यानी ध्रुव P जो है उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव, ध्रुव कहां पर है, परावर्तक सतह पर। ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। व्यक्त किससे करेंगे, कैपिटल R से। यहाँ पर मैथ वाली बात कई बार ध्यान रखना, एक ही वक्रता त्रिज्या को R से, स्मॉल r लिख देते हैं, नहीं, किससे व्यक्त करेंगे इसको, कैपिटल R से। अगला यहाँ जो है वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर ध्रुव P है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा या फिर इन दोनों से गुजरने वाली रेखा, कितनी भी लंबी रेखा हो लेकिन इन दोनों से गुजरती हो तो ऐसी रेखा को क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से गुजरने वाली जो सीधी रेखा है वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल X से। इससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल X से। अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी को प्रदर्शित किया है यहाँ पर स्मॉल f से। होती क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस f के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो है दर्पण काम में लिया है गोलीय दर्पण, लेकिन आप इसको पहचान रहे हैं कि कौन सा गोलीय दर्पण होगा, कौन सा होगा, तो ये एक अवतल दर्पण है।
ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा दर्पण बनाया है, तो आप इसको पहचान रहे हैं, कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। मैंने कहा कि ये जो है इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कौन थी? P, और इसका ये इधर की ओर क्या होगा भाइयों? C होगा। यदि इस गोले को पूरा करेंगे तो इधर क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र C होगा। C और P को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई है? C और P को मिलाने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। और C और P के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ ध्यान दें, ये जो दर्पण है, इस दर्पण के आगे की ओर ये तो है, क्या है भाइयों? मुख्य फोकस है। एक तो बोला है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये तो हो गया मुख्य अक्ष, और ये जो किरण आ रही है इसके क्या है? समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात। तो ये रहा दर्पण, दर्पण ने किरणों का क्या कर दिया है? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, तो मुख्य अक्ष कहाँ है? ये वाला मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पर दूसरी बात लिखी है, प्रतीक होती है। प्रतीक होती है वो कौन से दर्पण के लिए? तो ये दर्पण कौन सा है? ये दर्पण है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। ये समांतर आने वाली जो किरणें हैं, ये अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित होंगी तो टकरा होंगी, बिखर जाएंगी। तो ये जो बिखरती है किरणें, परावर्तित होकर जाती हैं, ये किरणें आगे तो कहीं नहीं मिल रही हैं, तो हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और इस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य फोकस। इस गोले को यदि आप पूरा करोगे तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इधर की ओर। वक्रता केंद्र कहाँ होगा? दर्पण के पीछे की ओर। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण। अगली बोली है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोला है? तो दूरी है दर्पण के ध्रुव P, तो ये तो हो गया इसका ध्रुव, तथा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कौन सा हो गया? ये। तो ध्रुव P तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कौन सा है? मुख्य फोकस है F। इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। बड़े काम की बात है, मुख्य फोकस F और P के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ फोकस दूरी कहाँ होगी? दर्पण के आगे की ओर होगी, जबकि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में P और F के बीच की दूरी क्या होगी? फोकस होगी। ये दर्पण के कहाँ होगी? पीछे की ओर। ये कहाँ होगी भाई? दर्पण के पीछे की ओर। तो फोकस दूरी को किससे व्यक्त किया? यहाँ पर स्मॉल f से। अब देखिए, यहाँ तो हो गया f, मैंने कहा इससे कुछ दूरी पर। कितनी दूरी होती है? वो वास्तव में इस दूरी से दुगनी होती है। वास्तव में इस दूरी से क्या होगी? दुगनी। दुगनी दूरी पर एक बिंदु होगा जिसको किससे व्यक्त करेंगे? C से। और C क्या था? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और C के बीच की दूरी को क्या बोला था? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या और ये वक्रता त्रिज्या जो होती है, इसको किससे व्यक्त किया था? R से। तो ये वक्रता त्रिज्या है C से लेकर P के बीच की दूरी, जबकि F से P के बीच की दूरी क्या है? फोकस दूरी। तो ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है। संबंध क्या है? कि ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है? दुगनी। यदि फोकस दूरी के लिए क्या करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? तो फोकस दूरी को हम व्यक्त करते हैं किससे? F से। त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? R से। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या R की क्या होती है?
आधी होगी, r की क्या होगी आधी। तो ये बात ध्यान रखनी है, वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी की क्या होती है दुगनी होती है, जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी आधी। यहाँ पर जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दे रखी है, ये फोकस दूरी और ये क्या दे रखी है वक्रता त्रिज्या। तो ये दर्पण के कहाँ है सामने, दर्पण के कहाँ की ओर है सामने, मतलब दर्पण के बाईं ओर है। और दर्पण के बाईं ओर की जो दूरी होती है उनको हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण के बाईं ओर की दूरी को हमेशा कैसे लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं। इसीलिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों की दोनों, ये ऊर्जा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों की दोनों जो है कैसी होंगी, दोनों की दोनों ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का मान कैसा होगा धनात्मक।